सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स के लेक्चर नंबर 7 पर बात करेंगे, जिसमें कि पढ़ेंगे क्या, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या पढ़ेंगे बेटा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, इसको आईई भी कह सकते हैं। तो होता क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फिर से समझे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम दैट इज नोन एज क्या, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा यहाँ पर लिखते हुए चलते हैं। क्या बताएंगे? द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove one electron from isolated gaseous atom is called ionization enthalpy। क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं, बात करते हैं। ये आपके पास एक एलिमेंट है, इसको हमने क्या किया? एनर्जी दिया। इसको हमने क्या किया? एनर्जी दिया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये चेंज हो जाता है कैटायन में, और एक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इससे बाहर चले जाते हैं। तो ये जो एनर्जी हम देते हैं, यही एनर्जी क्या कहलाती है? दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब इस बात को जरा यहां पर समझते हैं। हमने क्या बताया? ये आपके पास एक एलिमेंट का क्या है? एटम। एलिमेंट का क्या है? एटम है। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, और ये क्या, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जब आप एनर्जी सप्लाई करते हो, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बाहर निकल जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। तो ये क्या कहलाता है? दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या कहलाता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब बात समझें, आयोनाइजेशन एंथैल्पी को हम लोग किस में मेजर करते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी को हम मेजर काय में करते हैं, जरा समझें। इसको हम मेजर करते हैं किलो जूल पर मोल, और क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी को। तो हमने क्या बताया? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। यहां ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर ये वन इलेक्ट्रॉन कहा गया है, तो हमें वन ही इलेक्ट्रॉन निकालना है। हम एक साथ दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं निकालेंगे, केवल एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अगली कंडीशन, गैसियस एटम। गैसियस एटम का मतलब क्या होता है कि आपको वो स्टेज लेनी है जिसमें जो एटम है वो क्या हो? दूर दूर हो, आइसोलेट हो। अगर आप गैसियस फॉर्म में नहीं लेते हो, तब क्या प्रॉब्लम आएगी? तब प्रॉब्लम, अगर जैसे सॉलिड फॉर्म लिया, तो सॉलिड में क्या होगा? क्योंकि जब आप एनर्जी सप्लाई करते हो, सॉलिड को एनर्जी दोगे तो चेंज होगा किस में? लिक्विड में। और लिक्विड फिर चेंज होगा किस में? गैस में। और गैस फिर क्या होगा? वो चेंज करेगा, मतलब वहां पर क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बाहर निकलेंगे। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर डायरेक्ट गैसियस एटम लिया। क्या लिया? गैसियस एटम। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर आप गैसियस एटम नहीं लेते हो, तो क्या करेगा? फिजिकल चेंज में इन्वॉल्व हो जाएगी वो एनर्जी। लेकिन हमें ये जानना है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन है, उसको निकालने में कितनी एनर्जी की आवश्यकता हो रही है, वही क्या कहलाती है? दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है बेटा, तो इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं। अब यहां पर एक बात और समझेंगे हम, वो क्या है? होता है क्या है कि ये जो एटम है, एटम को हमने क्या किया है? एनर्जी दिया है। एनर्जी हमने दिया, तो इससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। तो आप एनर्जी देते हो, इसीलिए जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को जब आप देखते हो, तो ये जो प्रोसेस कहलाता है, इसमें ये क्या होता है? दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। कैसा होता है? एंडोथर्मिक। और दूसरी बात क्या है कि इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? एंथैल्पी चेंज क्या होगा? जरा इसको हम देखते हैं। तो पहली बात हमने क्या बताई? नंबर 1, दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस है एंडोथर्मिक प्रोसेस। और दूसरी चीज, इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट विल बी क्या? पॉजिटिव होगी।
क्या होगी, पॉजिटिव। अगर किसी सिस्टम में आप एनर्जी देते हो तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर उससे एनर्जी निकल रही है, अगर उससे एनर्जी निकल रही है तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या जाना, ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, और डेल्टा एच की वैल्यू कितना होगा, दैट इज पॉजिटिव होगा। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज क्या होगा, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या पढ़ेंगे, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, यहां पर मान लीजिए एलिमेंट हमने लिया, इसको हमने एनर्जी दिया, हमने क्या किया, एनर्जी सप्लाई किया, तो ऐसी कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन क्या करता, रिमूव कर देता। तो पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी हम देते हैं दैट इज नोन एज फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर उसी स्पीशीज से हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो ऐसी कंडीशन में फिर हमें एनर्जी देना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या बनेगा, M2+ और ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, और ये क्या बनाएगा, दैट विल बी सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो होता क्या है, जो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा दैट इज हायर देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा वो हायर होगा फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से। इसी तरह से आपने क्या किया, यहां पर ये जो स्पीशीज था फिर उसमें एनर्जी दिया, तो ऐसी कंडीशन में क्या बन जाता है, M3+ एंड इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो होता क्या है कि किसी स्पीशीज से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो वहां पर जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब जो आपका न्यूक्लियस है आउटर मोस्ट शेल पर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, और जब ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी ग्रेटर देन द सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इट विल बी ग्रेटर देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इस बात को अगर हम ऑर्डर में लिखें तो क्या होगा, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन क्या होगा, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड दैट विल बी आल्सो ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि एक ही स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन जब निकालते हैं पहला तो कम एनर्जी लगेगी, दूसरा निकालेंगे तो थोड़ा और ज्यादा लगेगी, तीसरा निकालेंगे तो और ज्यादा लगेगी। तो इस तरह क्या होगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसको नोट करें फिर आगे चलते हैं। चलो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फिर आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम कितना है, 496 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है। फाइंड आउट एनर्जी इन द conversion of Na to Na+, ये कन्वर्जन में कितना एनर्जी आपको चाहिए, इस बात को आपको बताना है। इफ 2.3 मिलीग्राम ऑफ सोडियम वेपर्स आर टेकन, तो क्वेश्चन कहा गया है आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम 496 किलो जूल पर मोल दिया, मोल इनवर्स दिया है, किलो जूल मोल इनवर्स। फाइंड आउट द एनर्जी इन द कन्वर्जन, ये क्या है, आयोनाइजेशन का प्रोसेस है। तो यहाँ पर कितनी एनर्जी लगेगी जब हमारे पास 2.3 मिलीग्राम सोडियम वेपर्स हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर कहा गया है सोडियम वेपर्स, ये क्या है, ये भी आपका गैसियस फॉर्म में है और ये भी क्या है, गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सोडियम जो हमारे पास है सोडियम को मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। तो 2.3 मिलीग्राम को हम लिख सकते हैं कितना, 2.3 इंटू 10 पावर कितना बताएं, -3। पहले तो इसको हमने ग्राम में कन्वर्ट किया
और इसको लिख सकते हैं 2.3 इंटू 10⁻³ अपान कितना 23। ठीक है, और ये हो जाएगा दैट विल बी 10⁻⁴ कितना हो जाएगा मोल हो जाएगा। मतलब हमारे पास इतना मोल सोडियम ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब फिर कहा गया, जरा देखें, एज गिवन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कहा गया जरा इसको समझें आप। कहा गया है 496 किलो जूल मोल इनवर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ कि 1 मोल सोडियम को वेपराइज करने के लिए, वेपराइज या सॉरी वेपराइज नहीं, आयोनाइज करने के लिए हमको कितनी एनर्जी चाहिए? 496 किलो जूल चाहिए। मतलब अगर हमने 1 मोल सोडियम लिया है तो अगर हम 496 किलो जूल एनर्जी दे देते हैं तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सोडियम का क्या हो जाएगा? कंप्लीटली छोड़ के चला जाएगा, मतलब आयोनाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कितना हमारे पास रियल में दिया गया है 10⁻⁴ मोल, तो हम क्या लिखेंगे 10⁻⁴ मोल के लिए हो जाएगा 496 इंटू 10⁻⁴, ये क्या होगा किलो जूल में होगा। इसको आप लिख सकते हैं कितना, इसको लिख सकते हैं 496 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁴, हमने -3 क्यों लगाया है? क्योंकि जूल में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब इसको लिख सकते हैं कितना, इसको लिख सकते हैं, बताएं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 49.6 जूल, 49.6 जूल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इतना अगर एनर्जी दे देते हैं तो 23 मिलीग्राम सोडियम जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na+ में। ठीक है बेटा, तो हमने क्या किया जरा समझें। आयोनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम का दिया 496 किलो जूल मोल इनवर्स। फाइंड आउट द एनर्जी इन द कन्वर्जन, ये कन्वर्जन के लिए एनर्जी बताना है। इफ 2.3 मिलीग्राम ऑफ सोडियम वेपर्स आर टेकन, तो 2.3 मिलीग्राम को हमने किस में कन्वर्ट किया, 1 मिलीग्राम बराबर 10⁻³ क्या ग्राम के। तो अब यहाँ पर क्या किया, ग्राम में कन्वर्ट किया। और जो मास अपॉन मोलर मास, लेकिन यहाँ एटम है तो मास अपॉन एटॉमिक मास कितना होगा 10⁻⁴ मोल, इतना सोडियम हमारे पास। एज गिवन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा गया है 496 किलो जूल मोल इनवर्स। इसका मतलब 1 मोल सोडियम को सोडियम आयन में कन्वर्ट करने के लिए हमको इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो इतने मोल को कन्वर्ट करने के लिए 49.6 जूल एनर्जी चाहिए, क्या कन्वर्ट करने के लिए, किसमें, सोडियम से सोडियम सोडियम कैटायन में। ठीक है, चलिए नोट करें फिर आगे चलते हैं। चलिए फिर इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे, कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं किसको, आयोनाइजेशन एंथैल्पी को। तो क्या लिखेंगे आगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट डालते हैं। तो पहली चीज क्या है, दैट इज साइज ऑफ एटम। पहला क्या बेटा, साइज ऑफ एटम। तो आप ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब साइज एटम का अगर छोटा होगा तो ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी। जैसे हमने क्या किया, ये हमने ले लिया, ठीक है, और एक हमने क्या कर लिया, ये ले लिया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, लेस होगा, और यहाँ पर क्या होगा, मोर होगा, क्योंकि साइज ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। दूसरा जो हम लोग देखेंगे, दूसरा जो हम लोग देखते हैं क्या, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, क्या बताएं, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज की क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतने ज्यादा क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा, उतना ही क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट करें फिर आगे चलते हैं। चलिए
इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे वो क्या है, पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट, अगर हम पेनिट्रेशन इफेक्ट के बारे में आपसे बात करें तो ऑर्डर क्या होता है, पेनिट्रेशन इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है, एस पी डी एंड एफ, दिस इज द ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन इफेक्ट। और फिर ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, पेनिट्रेशन इफेक्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा, पेनिट्रेशन इफेक्ट। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अगर इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में है तो ऐसी कंडीशन में ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी की जरूरत पड़ेगी देन द पी, और अगर एफ में होगा तो बहुत कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो क्या करेंगे कि एस सब शेल में अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और अगर पी डी इस तरह से होता जाएगा तो उतना एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो हम लोग बात करते हैं अगला जो है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अगर हम बात करें तो होता है क्या, दो कंडीशंस होती है, या तो क्या होगा, आइदर इट में बी हाफ फील्ड, या तो क्या होगा, हाफ फील्ड होगा, या तो क्या होगा, फुल फील्ड होगा। क्या होगा, फुल फील्ड होगा। हाफ फील्ड या फुल फील्ड की कंडीशन में क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। हाफ फील्ड या फुल फील्ड के केस में क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपके सामने 2p6 दिया है दैट विल बी मोर स्टेबल देन द 2p3, मतलब अगर फुल फील्ड ऑर्बिटल है तो ज्यादा स्टेबल होगा देन द हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड जो होगा स्टेबल होगा देन द दूसरी कंडीशन हो जाए, मान लो 2p2 हो जाए और 2p4 हो जाए, ये कंडीशन हो जाए। इसी तरह से दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी एस के बारे में, जैसे हमने ले लिया कितना, जैसे हमने ले लिया 2s2 दैट विल बी मोर, ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, किससे, 2s1, मतलब फुल फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल देन द हाफ फील्ड ऑर्बिटल, एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर द मोर स्टेबल देन द अदर ऑर्बिटल्स, अदर कंडीशन ये हो जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों को कंबाइन करते हुए कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। जैसे हमने क्या लिया, जैसे हमने क्या ले लिया, बेरिलियम ले लिया। तो बेरिलियम के केस में क्या होता है, कितना होता है, 4, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2, और बोरान कितना होता है 5, कितना हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p1, क्या हो जाएगा 2p1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, आउटर मोस्ट शेल के बारे में बात होगी। तो आउटर मोस्ट शेल के बारे में अगर हम बात करें तो होता है क्या है, पहली चीज तो पेनिट्रेशन इफेक्ट से आप डिफाइन करोगे, तो देखते हैं क्या कि एस का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होता है, मतलब पेनिट्रेशन इफेक्ट मतलब न्यूक्लियस के वो नजदीक ज्यादा रहेगा, कौन, एस इलेक्ट्रॉन जो होगा वो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होगा, इसीलिए क्या होगा, वो टाइटली बाउंड होगा, हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने कहा जाए तो दो कंडीशन है, एक तो यहाँ पर क्या होता है, फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ फुलफिल्ड ऑर्बिटल नहीं है। दूसरी चीज क्या है, यहाँ एस का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होता है, और अगर पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन नहीं है। यहाँ पर ऑर्बिटल ना तो हाफ फील्ड है ना तो फुल फील्ड है, इसीलिए क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज मोर देन द बोरान, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द बेरिलियम इज मोर देन द बोरान, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम is more than the ionization enthalpy of क्या, बोरान। ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन हाफ फील्ड फुल फील्ड वाले में और हम बात करते हैं। जैसे आपके पास एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितना होता है 7, 1s2 2s2 2p कितना 3, और यहां पर क्या करेंगे, ऑर्बिटल्स आप बना दे। ऑक्सीजन के केस में क्या करते हैं 1s2 2s2 2p 2p कितना 4, तो यहां पर भी ऑर्बिटल्स आप बना दे। तो यहां पर 1 2 3 4 ये हो जाएगा, यहां फिलअप करें। तो यहां पर क्या हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, और यहां क्या है हाफ फील्ड से ज्यादा है, तो क्या बताएंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज
more than ionization enthalpy of the oxygen. Why? Because in the case of nitrogen, half-filled orbitals are present, and we have already mentioned that half-filled orbital are more stable than the other orbitals. ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। हमने क्या कहा, नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होता है, किससे? ऑक्सीजन से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नाइट्रोजन में क्या होता है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है, लेकिन इसमें हाफ फिल्ड ऑर्बिटल नहीं होता। ठीक है, चलो अब इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे क्या होगा, ग्रुप और पीरियड में क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक बात और थोड़ा सा आप समझें। क्या समझेंगे? हम समझेंगे नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, इसका कितना है 2p3 है, इसका कितना है 2p4। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसका ज्यादा होगा। अब अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल दें, यहां से एक इलेक्ट्रॉन आप क्या करें, निकाल दें। एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2p3, और ये भी कितना हो जाएगा 2p3। तो यहां पर क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसका ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में हाफ फील्ड है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ज्यादा है। क्यों? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है यहाँ पे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसकी अपेक्षा यहाँ पर क्या कम है, यहाँ पर क्या है ज्यादा। इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो हम बात करेंगे क्या, ग्रुप और पीरियड में क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, हमने क्या कहा कि अगर नाइट्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, अगर ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या हो जाएगा 2p3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2p3। तो यहाँ पर दोनों का हाफ फील्ड होगा, लेकिन इस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। क्यों? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ 8 हैं और यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 7 हैं। तो यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बात करेंगे किसमें, ग्रुप और पीरियड में। ठीक है, इन पीरियोडिक टेबल में क्या फर्क पड़ता है। तो होता क्या है, जब हम ग्रुप में बात करते हैं, किसमें, ग्रुप में, तो होता क्या, ऑन गोइंग डाउन ग्रुप, जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं साइज कॉन्टिन्यूसली क्या होता है, बढ़ता जाता है। और साइज अगर कॉन्टिन्यूसली बढ़ेगा, इसके पहले अभी हमने फैक्टर्स में बताया था कि साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब ग्रुप में क्या होता है, ऑन गोइंग डाउन ग्रुप, डाउन अ ग्रुप, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या करता है, जरा समझें, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या करता है, डिक्रीज करता जाता है। अगर यहीं पर हम बात करें किसमें, पीरियड में, तो पीरियड में क्या होता है, ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज धीरे धीरे कॉन्टिन्यूसली क्या होता है, कम होता जाता है, और कम होता जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, बढ़ेगी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन कंडीशन ये हरदम नहीं होता है, ऐसा हरदम नहीं होता, कुछ कंडीशन में थोड़ा सा चेंज होता है। कैसे, जरा समझे आप। जैसे हमने ले लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, और फिर इसके बाद क्या है, नियॉन इधर ले लिया। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर क्या होता है, साइज कॉन्टिन्यूसली क्या होता है, डिक्रीज करता है। लेकिन जो जीरो ग्रुप एलिमेंट है, जीरो ग्रुप एलिमेंट है, वहां पर क्या होता है, फुलफिल्ड वाली कंडीशन होती है, मतलब ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका होगा, एनी का। और फिर इसके बाद जरा समझें, यहाँ पर क्या होता है, जो आपका बेरिलियम है, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाता है 2s2 एंड 2s2, सॉरी इसको लिखेंगे 1s2 एंड 2s2। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 1s2, 2s2 एंड 2p1। और नाइट्रोजन के केस में कितना होता है, यहाँ पर सीधे सीधे लास्ट वाले लिखते हैं कितना, दैट इज 2p3, कितना हो जाएगा 2p4। तो होना क्या चाहिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में अगर हम बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होना चाहिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ना चाहिए। लेकिन आयोनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन का ज्यादा होता है, किससे, ऑक्सीजन से। तो ऐसी कंडीशन में कुछ जगह ये थोड़ा सा चेंज होता है। हम क्या करेंगे कि जैसे ये दिया है बोरान, तो बोरान को पहले रखेंगे और बेरिलियम को क्या करेंगे, बाद में रखेंगे। क्यों? क्योंकि जो आपका बेरिलियम है इसमें क्या फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, और इसमें क्या फुलफिल्ड ऑर्बिटल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा और इसका क्या होगा, कम होगा। वही कंडीशन यहाँ पर क्या होती है, इसको आप पहले रखेंगे, इसको आप बाद में रखेंगे, इसको क्या करेंगे, बाद में रखेंगे। तो ऐसी कंडीशन में रियल ऑर्डर क्या बनेगा, पहले तो आप एनी को रखेंगे, एनी को पहले तो क्या करेंगे, पहले Li, फिर B,
फिर Be, फिर C, फिर कितना ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, ठीक है। फिर इधर क्या हो जाएगा फ्लोरीन, और फिर इधर क्या हो जाएगा नियॉन। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखें, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, और यहाँ पर भी ऑर्बिटल्स क्या है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। एंड हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड ऑर्बिटल आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द, किसके लिए, स्टेबिलिटी के लिए जिम्मेदार होंगे। और जितना ज्यादा स्टेबल होगा, जितना ज्यादा स्टेबल होगा स्पीशीज, उतना ज्यादा उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में प्रॉब्लम होगी। जितना स्टेबल होगा स्पीशीज, उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या होगी, उतनी प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ग्रुप में क्या होता है, ऑन गोइंग डाउन अ ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, बट ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, बट इट इज नॉट ऑलवेज, हरदम ऐसा नहीं होता है, कुछ कंडीशन में चेंज भी होता है। क्यों चेंज होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, यहाँ पर फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आर स्टेबल देन द अदर ऑर्बिटल्स। तो नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, इसको आप इस तरह से बना लें, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाता है, नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है किससे, ऑक्सीजन से, और बेरिलियम का ज्यादा है किससे, बोरान से, ठीक है। तो इसको आप करें बेटा, जहां पे आपको डाउट हो फिर बताना, ठीक है। ओके, थैंक यू।